जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो हर वक्त अपने हालातों का दुखड़ा रोया नहीं करते। तो इन्हीं चंद लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं आज का हम एक धमाकेदार वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं किसी बिंदु आर कामा थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मेहरबान साहिबान कदरदान दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसके जरिए आप अक्षीय और निरक्षीय दोनों ही स्थितियों की तीव्रता आसानी से निकाल लोगे। पर क्या सर ये बोर्ड्स में आता है? नो। अगर आप इन फ्यूचर कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे और आपको भी फिजिक्स से अगर प्रेम है, इश्क है, मोहब्बत है, तो अवश्य पढ़ें इसे, है ना। और नहीं, अगर आप नंबर चाहते हैं तो आपके लिए दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। तो देखो, हमने ये देखा हुआ है कि अगर हम यहाँ माइनस क्यू लिख दें और यहाँ प्लस क्यू लिख दें तो इस संरचना को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है। और ये होता है वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। केंद्र को नाम दे देते हैं हम लोग ओ। अब इस केंद्र से ना तो हमें अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु लेना है और ना ही बिल्कुल सेंटर से दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु लेना है। हमें लेना है कहाँ? थीटा कोण पे आर दूरी पर। तो थीटा कोण तो कुछ भी हो सकता है, मान लो वो बिंदु हम यहाँ ले लें, है ना भाई, यहाँ ले लें। जरूरी नहीं कि यहीं ले, यहाँ ले लें, यहाँ 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 कहीं भी ले लेंगे। तो दो चीजें होंगी, देखना, यहाँ से यहाँ तक के इस बिंदु की जो तो दूरी होगी आर, और दूसरा क्या होगा, वो थीटा कोण पर होगा। इसका मतलब यह हुआ प्यारे कि अगर हम इस थीटा के मान में परिवर्तन करते जाएं और आर के मान को भी बदलते जाएं। देखो, थीटा के मान को परिवर्तित कैसे करेंगे? ऐसा है, ऐसे घटा सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं। आर के मान को कैसे घटा बढ़ा सकते हैं? कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों हम एक साथ करें, घटाएं या बढ़ाएं, तो उस स्थिति में हम सारे ही बिंदुओं को कवर कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। यानी इसमें अक्षीय वाला बिंदु भी आ जाएगा और निरक्षीय वाला बिंदु भी आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसे समझने के लिए जरा ध्यान से देखना आप, है ना। अब मान लो ये जो बिंदु है, ये बिंदु है भैया पी। ये बिंदु क्या है अपने पास? पी है, ठीक है। इस बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो उससे पहले है ना, हमें इस पी की क्या करने पड़ेंगे? घटक करने पड़ेंगे। तो चलो, एक घटक हम इधर की तरफ कर देते हैं और एक घटक बिल्कुल इसके लंबवत हम यहाँ की तरफ कर देते हैं। ये इसके लंबवत कर दिया मैंने, और ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल ऐसे बीच से निकल जाएगी, है ना। और टेढ़ी बेढ़ी हो गई है तो आप देख लेना थोड़ा सेटलमेंट करके। अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा? थीटा ही होगा, है ना। हमने सीखा हुआ है घटक करते समय, थीटा के साथ वाला, थीटा के साथ वाला कॉस होता है। तो बस यहाँ पी है तो यहाँ आप पी लिख दो, और थीटा दूर वाला साइन होता है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? पी साइन थीटा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक है किसी को? नहीं है ना। अभी तक जो जो किया उसकी लैंग्वेज लिख दें, लिख दें, लिख देते हैं। देखो, लैंग्वेज एक बार मैं बोल दे रहा हूं, मैं यहाँ पे लिखा हुआ लगा दूंगा ताकि टाइम बचे। देखो, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है तो इसके कारण ये क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव। हम क्या बोलेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, है ना, जिसके दोनों आवेशों के बीच में जो दूरी है वो कितनी है? 2l है, 2l है। वायु या निर्वात में रखा हुआ है। द्विध्रुव के केंद्र O से r कामा थीटा की दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्योंकि बिंदु P सदिश राशि है, इसलिए इसे घटकों में वियोजित करने पर एक इसका क्षैतिज घटक आएगा और एक लंबवत घटक आएगा। इस घटक को हम क्या बोलेंगे? क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज, क्षैतिज घटक, है ना। और इस वाले को हम क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर ये तो लंबवत है, तो ये है लंबवत घटक। ओके, घटकों में वियोजित करने पे एक जो तीव्रता होगी वो ये होगी, मान लो E1, और ये होगा E2, और ये परिणामी तीव्रता क्या निकल जाएगी? E निकल जाएगी। बात सही है यहाँ तक? बोलो बहुत सही है सर। देखो, अब एक बात बताएं प्यारे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, इसे हटा रहे हैं ना। इस बिंदु की जो तीव्रता है वो हम निकालेंगे कैसे? ना तो ये अच्छी स्थिति में है ना निरक्षीय स्थिति में है। तो ऐसी सिचुएशन में ना हमें अपना छोटा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। एक बार हम इस तरीके से द्विध्रुव को व्यवस्थित करेंगे कि ये जो बिंदु P है ये एक बार अक्षीय स्थिति में आ जाए और एक बार निरक्षीय स्थिति में आ जाए।
कैसे सर? ऐसे देखो, अगर हम इन दोनों पकड़ के ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, ऐसे 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 घुमा दें, तो मतलब ये वाली लाइन कुछ ऐसे हो जाएगी, ये वाला यहाँ आ जाएगा आवेशवा, और ये वाला आवेश कहाँ चला जाएगा, यहाँ से नीचे चला जाएगा ही नहीं चला जाएगा, माइनस क्यू यहाँ आ जाएगा और प्लस क्यू यहाँ आ जाएगा। उस स्थिति में देखो ये किस स्थिति में आ गया, पी वाला बिंदु अच्छी स्थिति में आ गया, है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक इस आवेश के अक्षीय स्थिति में ये बिंदु आ जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में कैसे ला सकते हैं? आप बोलो सर अगर इसे पकड़ ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ऐसे, तो आप अगर हम ऐसे घुमा दें एक बार पकड़ के इसको, ऐसे ऐसे घुमा दें, तो देखो इसी द्विध्रुव को पकड़ के ऐसे घुमा दें, तो एक बार को अगर हम प्लस क्यू यहाँ ले चले आए और ये वाला माइनस क्यू यहाँ ले चले जाएं, तो आप बोलोगे सर इसके ज्यादा घुमा दिए का, थोड़ा कम घुमाना था, है ना, कम घुमाना था, थोड़ा सा कम घुमाना था, ज्यादा नहीं। इसे ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, चलो ये आ जाएगा, यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर वाह 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 वाह, इसके क्या दिख रहा है अपने को, निरक्षीय स्थिति में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अक्षीय स्थिति वाली तीव्रता का फॉर्मूला हम लोगों को सही सीखा था, माइनस क्यू प्लस क्यू होगा, तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P पर हम लोग तीव्रता निकाले थे। और निरक्षीय वाले स्थिति में क्या किए थे, माइनस क्यू था और यहाँ था प्लस क्यू, तो उससे ऊपर कहीं बिंदु पे हम लोग तीव्रता निकाले थे। अब अगर आपको याद हो तो द्विध्रुव के बिल्कुल सेंटर से कहाँ था, लंबवत था, 90 डिग्री के एंगल पे था, है ना। तो 90 डिग्री के एंगल पे हमको दिख रहा है ये निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु। आई बात समझ में? तो देखो अब चूंकि ये P है और ये है, तो जब दोनों तीव्रताएं दूसरे, ये तीव्रताएं भी एक दूसरे के लंबवत होंगी, और लंबवत ना भी हो तो हम एक बार देख सकते हैं। देखो जो E1 का मान, हम डायरेक्ट यहाँ गणना कर रहे हैं, थ्योरी में आपको लिखाया कहीं लगा दें बोर्ड पे, आप देख लीजिएगा, है ना। और नहीं मैंने बोला है, वीडियो बैक करके आप लिख लीजिएगा। गणना कैसे कर सकते हैं जरा देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे E1 का मान, और E1 को हम मान लेते हैं क्या है, E1 है हमारा अक्षीय स्थिति में। E1 क्या है, अक्षीय स्थिति में है। E1 को हम क्या मान लेते हैं, अक्षीय वाला मान लेते हैं। तो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता फार्मूला होता है वो होता है K, या होता है फॉर्मूला K और 2P अपान R क्यूब, यही होता है ना फॉर्मूला भाई। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है। पर यहाँ जो P है वो P ना होकर के, आप ध्यान से देखो तो P वाला क्या है, P cos थीटा है, P cos थीटा है। ओके, इक्वेशन नंबर क्या मान लें, फर्स्ट मान लें। और अगर हम तीव्रता निरक्ष वाली देखें, निरक्षीय स्थिति पे बिंदु वाला चेक करें, मतलब अब जो तीव्रता निकालते हैं वो निरक्ष वाली निकालते हैं, निरक्ष, निरक्ष पे निकालते हैं। तो उस स्थिति में जो तीव्रता होगी उसके लिए देखो, इसके समांतर घटक हमें कौन सा दिख रहा है, साइन वाला, और इसके समांतर कौन सा घटक दिख रहा था, कॉस वाला, इसलिए अक्षीय स्थिति में कॉस लिए और निरक्षीय स्थिति में साइन ले लेंगे। तो निरक्षीय स्थिति में जो तीव्रता फार्मूला होता है वो होता है Kp अपान R क्यूब, पर P यहाँ P ना होकर के P साइन थीटा है, तो यहाँ लिख दो P साइन थीटा। कौन दिक्कत यहाँ तक? इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। हम जानते हैं, आप बहुत जानकार हो, आप कुछ नहीं जानते हो, है ना। हम जानते हैं भैया, क्या जानते हो आप, हम ये जानते हैं कि जो अच्छी स्थिति में तीव्रता होती है वो लंबवत होती है निरक्षीय स्थिति के, निरअक्ष, है ना। ये दोनों तीव्रताएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं भाई, अच्छी वाला निरक्षीय वाला, दोनों लंबवत होता है एक दूसरे के। अब जो लंबवत होगा 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, उस स्थिति में जो परिणामी तीव्रता निकल के आती है E, परिणामी तीव्रता का फार्मूला क्या होता है बबुआ बताओ, अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री। अब भैया थीटा 90 है मतलब जीरो है, जीरो मतलब ये पूरा का है, लुल है, यानी ई का मान कितना आएगा अपने पास, अंडर रूट E1, E1 क्या है, अक्षीय वाला है, अक्षीय वाला है, E1 है अक्षीय और E2 है निरक्षीय। तो E1 का मान यहाँ से उठा के रखो, क्या है बताओ जरा, आप जल्दी बताओ यार तुम लोग सब, है के 2 के पी कॉस थीटा अपान आर क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा, देखो E2 का मान क्या हो जाएगा, E2 का मान आ जाएगा पी के, अरे पी के हो का, देखो E2 का मान यहाँ से निकालो, केपी साइन थीटा अपान में आर क्यूब, सही बात है। अब थोड़ा डायरेक्ट कर लें, आप सभी होशियार हो, देखो 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 ध्यान से देखना,
भाई के है, पी है, आर क्यूब है, के है, पी है, आर क्यूब है, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, कॉमन निकलेगा, स्क्वायर सहित निकलेगा। एक लाइन लिख देना, नहीं तो भाई बोलो सब एकदम बेहोश हो जाएंगे सब, है ना। देखो के है, पी है, अपान में आर क्यूब है, और इसके ऊपर वह का लगा है, स्क्वायर लगा है, हम कॉमन निकाल दिए। अब जब निकाल दिए कॉमन, तो अंदर का बचा, टू बचा, और बचा यहाँ से कॉस थीटा, और अपान में तो कुछ बचा ही नहीं भैया, इसका का बचा है, स्क्वायर बचा है। बचा है कि नहीं बचा है बताओ। तुम लोग जी सर जी बचा तो है। और प्लस में क्या बचा, यहाँ देखो के पी आर क्यूब चला गया, तो यहाँ बचा आपके पास साइन थीटा का स्क्वायर। बोलो हाँ जी। यहाँ तक समझ में आया कि ना जी? अगर समझ में आया है तो आप बहुत महान। जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं मेरी जान। देखो यहाँ पे केपी अपान क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, और अंडर रूट के अंदर कौन बच रहा, दो का स्क्वायर चार, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है? फोर कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा घटा देंगे। पता नहीं मेरा वीडियो नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ बच्चे पार्टी, दिख रहा है क्या? एक लाइन लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी, छाप दीजिए। आप देखो डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं हम लोग, ई बराबर के पी अपान आर क्यूब अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, चार में से कॉस स्क्वायर थीटा घटाओगे तो थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। यही है, यही है, यही है, यही क्या है, यही है किसी भी बिंदु आर कामा थीटा के कारण तीव्रता। पर सर आपने तो बोला था कि इस फॉर्मूले से अक्षीय और निरक्षीय दोनों सूत्र निकल जाएंगे। अरे बिल्कुल निकल जाएंगे। एक बात बताओ, बस थीटा का मान ही तो बदलना है प्यारे। अगर हम अक्षीय स्थिति में रखेंगे तो अक्षीय स्थिति का मतलब इस वाली लाइन पे, और इसी लाइन पे अगर ये बिंदु है मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, जीरो। और कॉस जीरो जब आप रखोगे तो कॉस जीरो का मान होता है वन, होता है वन। आप बोलो जी सर, तो वन होगा, तो तीन और एक का गुणा करोगे तो तीन आएगा, और तीन एक जोड़ दोगे तो चार हो जाएगा, चार का स्क्वायर रूट कर लोगे कितना आ जाएगा, दो, और फार्मूला हो जाएगा टू के पी अपॉन आर क्यूब। अरे वाह, आ गया ना अक्षीय वाला। अब निरक्षीय वाला निकालो। निरक्षीय स्थिति में आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो 90 डिग्री के एंगल पे करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पे cos वाला लुल हो जाएगा, जीरो, खत्म एकदम। और वन का स्क्वायर रूट करोगे तो सबका मालिक एक आता है, और एक का गुणा करोगे इसमें क्या हो जाएगा, केपी अपान आर क्यूब। अरे वाह सर, हम तो जीनियस हो गए। तो आई होप यहाँ तक आपको ये टॉपिक एकदम से मक्खन हो गई होगी। वल्लाह हबीबी, हम लोग अगले वीडियो में मिलती। ओके, सुभान अल्लाह।